तो सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड पुलिस किसी एफआईआर पर, किसी गंभीर अपराध के एफआईआर के मसले पर तभी कार्रवाई करेगी जब हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट जो फैसला सुनाए तब जाकर के आज डीएनए टेस्ट के लिए आज रेखा देवी के यहाँ जा। अभी बोल रहे हैं तो मेरा दिल कलेजा दहल रही है, तो क्या बोले। इतने संगीन मामले में जहां पर एक बेटी गायब हो जाती है, उस मामले में पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज किया। इसका मतलब ये साफ स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही। दम बेवफा दम मतलब इस तरह से बोल दिए कि इस तरह घूमने से लड़की नहीं मिलेगी। अभी तक हमको कुछ लोग हम कैसा बाल है, कैसा रबड़ है, कैसा उसका कपड़ा भी वहाँ मिला कपड़ा है, वो तो हमको अभी तक कुछ नहीं दिखाए हैं। कुछ नहीं दिखाया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिखाए हैं, सिर्फ हम वीडियो में देखे हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, बोकारो के पुष्पा अपने लिए खुद इंसाफ मांग रही है। पहले तो हो रहा था कि नरकंकाल मिल गया तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब एक बड़ा सा खुलासा कह सकते हैं कि इस कहानी में ट्विस्ट ही समझिए कि अब ये उसके परिजनों ने, खास तौर पर पुष्पा की मां ने कहा है कि जो नरकंकाल मिला है वो 2 साल पुराना है। यानी 9 महीने 8 महीने पहले गायब हुई पुष्पा का जो नरकंकाल कहा जा रहा था वो 2 साल पुराना है। यानी यहाँ पर पुलिस आनन फानन में क्या किसी और व्यक्ति के नरकंकाल को पुष्पा का नरकंकाल कह रही है। दरअसल हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाई है, एसपी डीएसपी सबको बुलाकर एक लताड़ लगाई है कि आखिर इस केस में डीएनए चेक क्यों नहीं किया गया है। क्या माता पिता का डीएनए लिया गया है, उससे उस नरकंकाल का डीएनए मैच किया गया है। अभी तक दरअसल बात यह है कि अभी तक डीएनए का जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आया है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था बोकारो पुलिस पर, खास तौर पर एसपी पर, कि क्या 8 महीने से जो कोताही बरती गई है, जो नेग्लेक्ट किया गया है इस पूरे केस को, अगर जो एक दिन इस पर एसआईटी की टीम का गठन होता है, दूसरे दिन आरोपी भी मिल जाता है और नरकंकाल भी मिल जाता है। अगर यही कवायद 8 महीने पहले की गई होती तो शायद पुष्पा जिंदा होती, या फिर पुष्पा अभी भी जिंदा हो, केस कुछ और हो, मुद्दा कुछ और हो। माता पिता आज कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो नरकंकाल दिखाया जा रहा है वो मेरी बेटी का नहीं है। और माता पिता के ये कहने के बाद से इस पूरे केस ने एक अलग ही रुख अख्तियार कर लिया है और इस पर राजनीति भी जमकर बरपी हुई है। एक और जहां बीजेपी है जो लगातार हेमंत सोरेन सरकार को खींच रही है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दूसरी ओर जेएलकेएम के सुप्रीमो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अलग ही एक विवाद खड़ा कर दिया मोबाइल पटक के। और तीसरा जो मोर्चा है वो अब आजसू ने शुरू कर दिया। आजसू ने आज मुख्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एक बार सुनते हैं संजय जी ने क्या कहा है। आंकड़ा देना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस का यह आंकड़ा है कि साल 2026 में 1347 मर्डर की घटनाएं झारखंड में हुई है, और साल 2026 में जनवरी और फरवरी का आंकड़ा झारखंड पुलिस ने जारी किया है, जिसमें 200 मर्डर की घटनाएं हुई हैं और 109 मर्डर की घटनाएं जनवरी 2026 के महीने में हुई है और 91 मर्डर की घटनाएं फरवरी 2026 के मंथ में हुई है। मार्च और अप्रैल का आंकड़ा अभी झारखंड पुलिस ने जारी नहीं किया है, लेकिन इस आंकड़ा के अगर औसत को देखते हैं तो मार्च और अप्रैल के इस महीने तक झारखंड में लगभग 400 मर्डर की घटनाएं हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड पुलिस मर्डर की घटनाओं पर या फिर गंभीर और संगीन अपराध के मामले में सजगता से और गंभीरता से कार्य करती है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना का मामला आप सबको याद होगा। 21 जुलाई 2025 को बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से वहां पर उस इलाके की बच्ची, एक बेटी गायब हो जाती है और उनकी मां रेखा देवी और उनके जो पति अनंत महतो हैं, तो रेखा देवी जी ने 21 जुलाई 2025 को बोकारो के पिंडरा जोरा थाने में एक आवेदन दिया कि हमारी बेटी गायब हो गई है, उसका अपहरण हुआ है, और बाकायदा उन्होंने अभियुक्त का नाम भी उसमें दिया, बाय नेम एफआईआर किया। पुलिस ने इस एफआईआर को चेंज करते हुए 24 जुलाई 2025 को एक एप्लीकेशन पर कार्रवाई प्रारंभ की। और आपको आश्चर्य होगा कि इतने संगीन मामले में जहां पर एक बेटी गायब हो जाती है, उस मामले में पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज किया। इसका मतलब ये साफ स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही थी और बार बार एसपी के पास जाने के बाद, डीसी के पास जाने के बाद, डीएसपी के पास जाने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। तो 4 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने के बाद
जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता की मां लगातार जाकर के गुहार लगाने लगी। गुहार लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंततः आजसू पार्टी की जो महिला नेत्री हैं और बोकारो जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं, वो पीड़िता की मां को लेकर के हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक एसआईटी गठित की गई और एसआईटी गठित किए जाने के बाद 11 अप्रैल को पुलिस ने यह दावा किया कि हमने उस अपहरण किए गए लड़की का जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बरामद किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड पुलिस किसी एफआईआर पर, किसी गंभीर अपराध के एफआईआर के मसले पर तभी कार्रवाई करेगी जब हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि सरकार के पुलिस महकमे में ये एक परिपाटी बन गई है कि किसी भी मसले पर जब तक हाईकोर्ट का रुख नहीं करते हैं या फिर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है, पुलिस काम नहीं करती है। और ये तमाम मसलों में इसी तरीके से यही परिपाटी देखने को मिली है। इस मसले पर विशेष अपनी बातों को रखने के लिए क्या घटनाक्रम हुआ है और हाईकोर्ट कैसे लेकर के गई, बबीता जी अपनी बातों को रखेंगे। उनसे अनुरोध है कि मीडिया को वो संबोधित करेंगे। देखा जाए तो पूरे झारखंड का एक बेटी जो पुष्पा कुमारी थी, उनके जो 9 महीना का प्रशासन की ओर से जो रवैया रहा, बहुत ही दुखनीय घटना और दर्दनाक घटना कि एक माँ की बेटी घर से निकल जाती है और वो गुहार लगाती है। आखिर में उनका क्या, माँ का क्या गलती था कि घर से थाना करीबन 3 किलोमीटर के दूरी में था या 7 किलोमीटर ऐसा ही कुछ दूरी में है। तो इस तरह से आना जाना करते रही और एक हमारा पुलिस प्रशासन जो है, थाना प्रभारी है, जो एक आवेदन लेने से इनकार, एफआईआर करने से इनकार करते हैं। इस तरह का मेरा झारखंड में प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का रवैया है। क्या ये 21 जुलाई का जो हमारे संजय जी बताएं कि 21 जुलाई को आवेदन देती हैं और 4 अगस्त को एफआईआर लॉन्च होता है, तो ये 14 दिन का जो गैपिंग था वो किस लिए रोका गया, क्यों रोका गया? और उसमें जो आवेदन है उसमें अभियुक्त का नाम साफ है, उसके बावजूद भी नाम हटा दिया जाता है। ये तो सही मायने में देखा जाए तो अभियुक्त का नाम हटा दिया जा रहा है। बार बार वो करीबन बता रही है कि 3 साल से उनके प्रेम प्रसंग था, उनके पास 23 गो सिम कार्ड था। वो जिस रात को, शाम को घटना घटता है, वो कॉलेज के लिए निकलती है, उस दिन वो भी निकलता है और रात को गायब रहता है। इतना खुले आम होते हुए, बताते हुए भी आवेदन लेने से इनकार करते हैं। लेकिन ये चीज हमारे जो जब 30 तारीख को जाती है एसपी साहब के यहाँ, डीसी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, तो 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक वो, उसके बावजूद भी इतना विलंब हुआ। आखिर प्रशासन का क्या रवैया है? और हमारे यहाँ इस तरह से करीबन 4 से 5 महीना भटकते रही। हमारे बगल में रजनी रवानी जी हैं, वो हमसे कांटेक्ट किए और जो पुष्पा कुमारी की मां को लेकर के आती है। और एक सोचना चाहिए कि एक पीड़िता की मां, एक बेटी की मां आती है, इस तरह से रोती बिलखती है कि क्या मेरा झारखंड का रवैया है कि जन सेवा के लिए, मतलब एक गरीब, अति गरीब की दिहाड़ी का काम करती है उस महिला के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है? इस तरह से मतलब करके करीबन लगातार 4 से 5 बार आवेदन डीएसपी, एसपी और डीसी के यहाँ गई। हम भी अपना लेटर पैड में लेकर के एसपी साहब से, हम लोग ये पार्टी के अध्यक्ष सचिन जी, प्रदीप जी, हम लोग 2 बार बैठक किए, एसपी साहब से टाइम लिए। एसपी साहब एक ग्राउंड में मिलते हैं और उसी बीच में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर एक गरीब महिला है, हम लोग किस बेटी है, झारखंड की बेटी है, 18 साल उम्र हो रहा है, वो लड़की गई तो गई कहाँ? दम बेवफा, दम मतलब इस तरह से बोल दिए कि इस तरह घूमने से लड़की नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी सर, आप ही बताइए रास्ता।
तो बोले घूमने से मिल जाएगी। इस तरह से कहानी हम लोग को पढ़ाने लगे। वही बोलते हैं कि आप, हम बोले कि जाते हैं वो कोर्ट, हाई कोर्ट, बोले जाइए आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको जाना है जाइए। तो इस तरह से एक पुलिस कैप्टन का आवाज निकलता है कि एक बेटी का खोज का गुहार लगाते हैं। तो इस तरह से आवाज, आखिर प्रशासन क्या है, रक्षक के लिए है कि भक्षक के लिए? यहाँ तो साबित होता है कि ये हमारे जो इतना घटना घट रहा है बोकारो जिला का, बताते हैं कि करीबन 1 साल में 200 लड़की गायब होती है। तो ये क्या हमारा प्रशासन का काम नहीं है? अब बात रहा कि जब वो हमको चैलेंज किए तो वो देखते हुए हम एक पीड़िता की मां को लेकर के, एक पुष्पा कुमारी को मां को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचते हैं। तब माननीय उच्च न्यायालय से जब यहाँ पे वर्चुअल में एसपी साहब आते हैं, फिजिकली में आते हैं, तब जाकर के एसआईटी गठन करते हैं। अब ऐसा एक चीज और बताते हैं कि हर एक महीना में क्राइम का बैठक होता है। तो क्या उनको एसपी साहब को खोज खबर नहीं था? उनको इसमें संज्ञान में नहीं था कि पिंडरा जोड़ा का ये केस है, ये है? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एकदम साफ सुथरा से बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा किए वैसा किए, हम ये 28 को निलंबित कर दिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं झारखंड वासियों को? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम साफ छवि के हैं? जो 18 साल की बेटी घर से गायब होती है, क्या हमारा प्रशासन का कोई इससे मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है? आज मेरी बेटी है, कल उनकी बेटी है, परसों उनका बेटी गायब होगी, तो क्या मतलब किनको ये खोजना? और इस तरह से हमारे झारखंड में बहुत सारा ऐसा केस है कि आज हाई कोर्ट जो फैसला सुनाए, तब जाकर के आज डीएनए टेस्ट के लिए आज रेखा देवी के यहाँ जाते हैं। आज 11 तारीख को नरकंकाल मिलता है, आज तब जाते हैं उनके यहाँ आवेदन लेकर के कि क्या तो आज उच्च न्यायालय नहीं रहता तो सब इसी तरह बेटी हम लोग को घर से उठते रहती, जाते रहती, मृत्यु होते रहता। पूरा जो कहानी है 6 महीना का, उनके परिजन के साथ क्या हुआ वो तो बबीता दी बताई, संजय भैया बताएं, सचिन जी बताएं। 6 महीना के बाद जब वो लोग पूरा थक गई एसपी डीएसपी के पास जाके, तो 6 महीना के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया कि दीदी मैं हर जगह जाके थक गई हूँ, मेरी बेटी नहीं मिल रही है, मुझे न्याय दीजिए और मेरी बेटी खोज के लाइए। तो उसके बाद मैं उनके घर गई, उनके साथ वहां स्थानीय थाने में गई। स्थानीय थाने में जाने के बाद जो वहां के बड़ा बाबू जो थे हमारे अभिषेक रंजन जी, उनका महिलाओं के प्रति जो उनका विचार था वो सुन के मैं दंग रह गई और मैं उसी समय श्योर हो गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि इस एरिया से पर डे एक लड़की गायब होती है और हम लोग खोज खोज के लाते, हम लोग का दिन भर यही काम है। वो हमसे झड़प करने लगे तो हम उनको फर्स्ट दिन ही बोले थे कि यदि पर डे लड़की गायब हो रही है तो पर डे आपका काम है, आपका ड्यूटी है, आपका दायित्व है कि आप उस लड़की को एक बार खोज के लाइए। यदि वो बालिग लड़की है, अपनी इच्छा से कहीं गई है, तब तो कोई बात नहीं। यदि नाबालिग है तो वो कहाँ गई, उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट दिन में ही सर को बोली थी कि यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने थाना में ताला लगा दीजिए। ये झड़प मेरा उनसे हुआ। उसके बाद भी हम 2-3 बार वहां गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम किया। उसके बाद बीच में एक पूना का पूरा कांड आया कि वहां से कॉल आए, वो भी हमें दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया था। तो मैं समझ गई कि ये मामला कुछ और है और हमें इससे आगे जाना होगा। उसके बाद बबीता मैडम के साथ मिलके हम लोग कोर्ट की ओर आए और कोर्ट आने के बाद जब उन्हें फटकार मिली तो 24 घंटे के बाद आप लोग को पता है ये सब आया कि उसका नरकंकाल है। लेकिन ये भी बात हमें हजम नहीं हो पा रही है कि कॉलेज के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में नरकंकाल फेंका हुआ है और पूरे 9 महीना के अंदर में किसी का भी ध्यान वहां पे नहीं गया। वो कोई अमेज़न का जंगल नहीं था, वो आप ड्रोन कैमरा में देख सकते हो, वो कोई भारी जंगल नहीं था, बस ऐसा ही एक क्षेत्र था जहां पे नरकंकाल को पाया गया है। तो हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं।
जब तक फोरेंसिक जांच ना हो जाए, फोरेंसिक जांच होने के बाद ये बात आती है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, उसके साथ बलात्कार किया गया था, उसका ऑर्गन निकाला गया था, वो हम कैसे जान सकते हैं। उसके लिए उस दिनेश महतो का सही सलामत होना, मेरी बात को समझिए, उस लड़के का सही सलामत होना भी बहुत जरूरी है और उसका नार्को टेस्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति के पास 23 सिम कार्ड और 4 मोबाइल फोन नहीं होते हैं। इससे यह साबित होता है कि उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ चला। अभी सर्वोदय स्कूल की एक लड़की और गायब है, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके माता पिता ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि वही थाना पिनाजोरा थाना के बगल में सर्वोदय स्कूल है, वहां से 14 साल की एक लड़की अभी और गायब है। और हमारे बीच अभी सेजल ओझाडी गांव की है, सेजल झा, वो 5 साल से गायब है, उसका भी कोई खोज पता नहीं। और इसी तरह पुष्पा के मैटर के जैसे हमें गोल गोल घुमाया गया, उसमें भी उन लोगों को गोल गोल घुमाया गया। 5 साल तक उस लड़की का कोई भी है नहीं। वो सारा डाटा कलेक्ट करके एक बार हम आप लोगों के पास जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो वहाँ के डीएसपी सर है या फिर रांची के जो डीजीपी मैडम है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, कितनी लड़कियां गायब है, उस पर आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। देखिए, ये बबीता कुमारी है, बोकारो की जिला परिषद उपाध्यक्ष। दूसरी रजनी रवानी है, जो महिला मोर्चा की एक बड़ा चेहरा माना जाता है आजसू का, और खुद आजसू के कई नेता उस प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है। सबका एक ही बात कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, एक के बाद एक। पिछले 2 से 3 महीने में अगर हम उठाकर चार्ट देखते हैं तो कई बच्चियों के साथ में दुष्कर्म का मामला, मर्डर केस, अपने परिजन, कहीं पर बलि का बात कहा जा रहा है, कहीं पर अपने ही मुंह बोले पिता और भाई ने मार दिया है, कहीं पर अभी चास कॉलेज के बाद। जरा सोचिए, चास कॉलेज के पीछे अगर एक बॉडी रखा हुआ है, क्या उसकी गंध नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी? 8 महीने तक वो बॉडी सड़ रहा था और कुत्ते बिल्लियां उस शव को टांग कर खींच कर कहीं ले नहीं गए। एज इट इज वो शव पड़ा हुआ है। किस हिसाब से मैनिपुलेशन चल रहा है राज्य में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, आने वाले कई दिनों तक पुष्पा कांड का ये जो मामला है बोकारो का, वो दबने वाला नहीं है। और इस पर से अगर कुछ पर्दा उठता है कि पुष्पा जिंदा है या पुष्पा का ही नरकंकाल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ भी फिलहाल कुछ निश्चितता नहीं दिख रही है कि हाँ, इस हम लोग कॉन्क्रीट करके जाकर बैठ जाए कि हाँ यही रिजल्ट है, यही फाइनल है कि ये हुआ था इस बच्ची के साथ में। 18 साल की बच्ची थी, बालिग थी, लेकिन 3 सालों से प्रेम प्रसंग में थी। प्रेमी ने खुद कबूल किया है कि मैंने हत्या किया है, बॉडी चास कॉलेज के पीछे फेंका है। और चास कॉलेज के पास क्या लोग नहीं गुजरते? नो मैंस लैंड थोड़ी है कि वहां लोग नहीं जाते होंगे। तो 8 महीने से शव नहीं दिखा, दुर्गंध नहीं आई। सोचने वाला विषय है। अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो एक बार फिर से बोकारो पुलिस कटघरे में खड़ी होगी। सिर्फ 28 लोगों को सस्पेंड कर देने से एसपी साहब यहां नहीं बच सकते हैं। एसपी साहब को यहां से हटाने की मांग जारी है, चाहे वो आजसू की नेत्रियां कर रही हो, चाहे जेल कैंप कर रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, कि अभी तक एसपी साहब सो रहे थे क्या? 28 लोगों को हटाकर अपना गिरेबान साफ कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। एक बार जब वर्दी पर दाग लगती है तो बरसों लग जाते हैं उसको धुलने में। तो एसपी साहब भी इस बार इस केस में अच्छे नपे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।